हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूं हमारे YouTube नॉलेज श्रृंखला का अगला वीडियो। इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना पर फोकस करेंगे। संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड सभी फैक्ट्स, सभी कॉन्सेप्ट, उसके अंदर के शब्द जिनके परिभाषाएं मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। और साथ साथ में हम देखेंगे कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या उससे रिलेटेड कौन कौन से कोर्ट केस हुए और उनका क्या वर्डिक्ट रहा। आज इस वीडियो में हम सब कुछ समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन कर लेते हैं और श्री गणेशाय नमः कहते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप सब लोग संविधान की प्रस्तावना को याद कर लें। आइए इससे बारे में फैक्ट समझते हैं। पहले हमारी जो प्रस्तावना है वो क्या बताती है, ये क्या है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल, ये जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को बताती है, उनके उद्देश्यों को बताती है, उनके आदर्शों को बताती है कि किन आदर्शों को उद्देश्य बनाकर, लक्ष्य बनाकर उन्होंने हमारे संविधान को लिखा या उनका मूल मोटिव क्या था। ये आदर्श स्वरूप है और इसी को पालन कराने के लिए हमारे संविधान के विभिन्न भाग और विभिन्न आर्टिकल निर्मित हुए। तो इसे शॉर्टकट में या इसे सूक्ष्म रूप से, सरलतम तरीके से ऐसे कहा जा सकता है कि संविधान का परिचय पत्र है, जो हमारे पूरे संविधान में क्या कहा गया है, क्या उद्देश्य रखा गया है, उसको वर्णित करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान का जो प्रस्तावना है, ये इस दुनिया में कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पहली बार इस दुनिया को ये कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो ये दुनिया को प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट देने वाला देश अमेरिका रहा है। पहली बार विश्व में किसी भी देश के संविधान में अगर प्रस्तावना जोड़ी गई तो वो अमेरिका का संविधान था। इसी ने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को शामिल किया और बाकी देशों ने इसे फॉलो किया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना कैसे जोड़ी गई? भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है वो 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा के समक्ष हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वही आगे चल करके प्रस्तावना के रूप में बना। लेकिन यहाँ मैं क्लियर करूंगा अभी आप लोगों को कि उद्देश्य प्रस्ताव और संविधान की प्रस्तावना में क्या अंतर है। अभी बात समझते हैं कि प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसके आधार पर या उसे जब 1947 में 22 जनवरी को पारित किया गया, 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित हुआ और इसे ही बाद में संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था। ये दो तारीखें आप याद रखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को संविधान सभा के समक्ष रखा गया, वो तारीख 13 दिसंबर थी और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जा रही है, ना कि संविधान की प्रस्तावना की बात की जा रही है। हमारे संविधान की प्रस्तावना है कैसी? शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से लेकर के एक तारीख है 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं तक चलती है। हो सकता है ये आप लोगों को याद ना हो, मुझे रटी हुई है, आप लोग भी याद कर लें इसको। अब इसके अंदर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स बन सकते हैं उन पे फोकस कर लेते हैं पहले, कि प्रस्तावना का आविर्भाव कहाँ से हुआ, कहाँ से इसका जन्म हुआ। तो हमारे संविधान में इसका आविर्भाव जो है या शुरुआत, जन्म जो है, उद्देश्य प्रस्ताव से माना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव इसका जन्मदाता था। प्रस्तावना का विचार कहां से आया? प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में आया है। याद रखिएगा, कुछ लोग यहां ऑस्ट्रेलिया भी लगाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी आंसर सही होगा, लेकिन प्रश्न थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, तो फिर आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। तीन फैक्ट एक जैसे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये तीनों एक जैसे फैक्ट हैं, आप लोग डिफरेंस करिएगा, इनमें याद रखिएगा। भारतीय जो प्रस्तावना है इसमें स्वतंत्रता, समानता
और बंधुत्व या स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, इस बात को समझते हैं। देखिए, इस दुनिया में राजतंत्र चला करते थे और पूरी दुनिया में राजतंत्र ही था लगभग सभी देशों में। पहली बार फ्रांस वो देश था जहां पर लुई 14, लुई 15, लुई 16 के आतंक के कारण जनता में आक्रोश आता है और राजतंत्र को जनता उखाड़ फेंकती है। और पहली बार इस दुनिया में जो है वो गणतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं का आविर्भाव शुरुआत होती है। और वहां जब पहली बार संविधान सभा बैठती है तो वहां के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो कुछ आदर्श रखते हैं, और वो आदर्श होते हैं कि हम देश में स्वतंत्रता लाएंगे, समानता लाएंगे, बंधुत्व की स्थापना करेंगे। इस कारण से फ्रांस के संविधान में जो है इन आदर्शों की स्थापना हुई, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इन आदर्शों को वहीं से लाकर के कॉपी किया गया है, वहीं से हमने उठाकर हमारे संविधान में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेंगे। तो ये बात कहाँ से हमने कॉपी की है, कहाँ से हमने सीखी है? ये बात हमने रूस के संविधान से सीखी है। रूस के संविधान से हमने इस बात को सीधे हमारे संविधान में शामिल किया। रूस के संविधान में ये बातें कहाँ से आई? देखिए, रूस में जो है जार शासन चलता था। वहाँ के जो शासक होते थे उन्हें जार शासक कहा जाता था। तो वहाँ के जो जार शासक थे उन लोगों ने जनता के अधिकारों का हनन किया, लेकिन जब उसके विरुद्ध जनता ने क्रांति की तो इस जार शासन के विरुद्ध 1917 में जो क्रांति हुई या दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान जनता ने जब उसका असमर्थन किया, उसके बाद फिर वहां जो पलटवार हुआ या पलटाव हुआ सत्ता में, उससे रूस में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हुई। और यही आदर्श यहां से फिर पूरे विश्व में फैला। तो विश्व में जो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श है ये रूस से फैला, और भारत में भी यहीं से इसको शामिल किया गया है। आप लोग सीधे इन फैक्टों को रट्टा मारेंगे कि प्रस्तावना का विचार कहां से आया, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से आई, ऑस्ट्रेलिया से। सभी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसी बातें कहां से आई, फ्रांस से। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से आया, रूस से। हमारे संविधान में कुछ शब्द बाद में जोड़े गए, प्रस्तावना में कुछ शब्द बाद में जोड़े गए, जैसे पंथ निरपेक्ष, जैसे अखंडता, जैसे समाजवाद। ऐसे शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। लेकिन हमने देखा कि एक बार यह प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए की सिफारिश पर, और 4 ऑप्शन में कहीं 42वां संविधान संशोधन था ही नहीं। तो वहां फिर ऑप्शन था स्वर्ण सिंह समिति, क्योंकि असली में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन किया गया। और 42वां संशोधन से ये 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है। आगे इस पॉइंट पर हम और बात करेंगे। तो हमने कुछ फैक्ट्स पे बात की कि संविधान की प्रस्तावना से कुछ रिलेटेड क्या फैक्ट्स बन सकते हैं। अब यहां मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आज तक सब लोग ये समझते हैं कि संविधान की जो उद्देशिका थी, जो अभी हमने उद्देश्य प्रस्ताव अभी जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से पारित हुआ था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये आधार जरूर थी, ये मार्गदर्शक के रूप में जरूर थी, लेकिन इसी से संविधान की प्रस्तावना बनी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये 13 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान में आया या संविधान सभा के समक्ष आया, और हमारे संविधान सभा का जो प्रस्तावना है उसमें 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे पॉसिबल है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी, उसमें बहुत सारे उद्देश्य लिखे गए थे, और उसमें से कुछ उद्देश्यों को फाइंड आउट करके, निकाल करके हमने क्रम से जमाया और उससे एक प्रस्तावना बनी। और यह प्रस्तावना एक अलग ही चीज थी, यह संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव नहीं था। उद्देश्य प्रस्ताव से सीख करके इसको बनाया गया था। यह अलग बात है कि इससे सीखा गया, इसीलिए कुछ लोग इसे उद्देश्य प्रस्ताव का कॉपी मानते हैं, और जो लगभग सही भी है। तो इसमें कुछ ऐसे आदर्श जोड़ दिए गए उस उद्देश्य प्रस्ताव में से निकाल करके, जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बने।
और अंततः इसे जो है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। आप याद रखिएगा, हमारे संविधान की प्रस्तावना को पहले कभी नहीं अपनाया गया। उद्देश्य, जिस दिन ये संविधान पर हस्ताक्षर होने थे उस दिन उसकी तारीख को लिख करके इस रूप में बोल करके या लिखित रूप में जब इसके हस्ताक्षर हुए तो उस समय इसे शामिल किया गया था। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि लगभग 99% बच्चे उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना मानते हैं, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव एक अलग चीज थी। हाँ, उसके आधार पर प्रस्तावना को बनाया गया, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। हमने संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ कोटेशंस याद रखने हैं। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं, हम उनको एक बार कवर करते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो सीधे प्रश्न आया है यूपीपीसीएस में कि किस विद्वान ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था। उनका नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये जो थे ये हमारे संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य भी थे। इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें हम आगे करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि किसने दीर्घकालिक स्वप्नों का प्रस्ताव या का विचार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा, तो वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। आगे बढ़ते हैं। हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, याद रखिएगा इतनी सी बात है जो फोकस करनी है, जन्म कुंडली। किसने संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली की संज्ञा दी? क्वेश्चन आता है के मुंशी ने दी थी इसे जन्म कुंडली की संज्ञा। और आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, सीधे प्रश्न पूछा जाएगा किस विद्वान ने संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दी थी? आंसर होगा नाना पालकीवाल। नाना पालकीवाल एक न्यायाधीश थे, एक विद्वान थे। इन्होंने कोटेशन कहा, इन्होंने कथन कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो परिचय पत्र है भारतीय संविधान का। और आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह एक कुंजी है, एक आभूषण है, इसका मूल्यांकन उचित नहीं है। तो प्रस्तावना को एक सम्मानित भाग किसने कहा था? देखिए, अभी संविधान का भाग है या नहीं है इस बात पर विचार होगा, लेकिन उससे पहले ही संविधान सभा में इसे भाग होने की संज्ञा दी थी ठाकुरदास भार्गव ने। तो किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग, सम्मानित भाग कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। और आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है, लेकिन ये उससे कुछ ज्यादा है। ऐसा किसने कहा था? हमारे एक न्यायाधीश हुए हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, आप लोगों को जानकारी होगी, हम वन लाइनर फैक्ट्स में इनको पढ़ते हैं। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के घोषणा पत्र या स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है और ये उससे भी कुछ ज्यादा है। ऐसा कहने वाले मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, ये कोटेशन याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए प्रस्तावना के बारे में कहा था कि ये स्वेच्छा से अपनाया गया या किया गया एक करार है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा करार है जो स्वेच्छा से किया गया है और इसे इच्छा से कभी भी समाप्त किया जा सकता है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोग याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू का कथन क्या था प्रस्तावना के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि भारतीय संविधान में कहाँ कौन कौन से शब्द या प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द लिखे गए हैं और उनका क्या अर्थ निकलता है। हम शुरू करते हैं। हमारी जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से क्या आशय निकलता है, क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब निकलता है कि जो शक्ति का स्रोत है भारतीय संविधान की, या भारतीय संविधान में शक्ति का जो स्रोत है वो भारतीय जनता है। वो भारत की जनता है जो सब कुछ करता धरता है, उसी के माध्यम से सब कुछ होना है। मतलब संविधान महत्वपूर्ण है, लेकिन संविधान से भी उच्च कोई है तो वो भारत की जनता होगी, या संविधान का स्रोत अगर कोई होगा तो भारत की जनता होगी। तो भारत की जनता को स्रोत के रूप में बताने का काम हमारे संविधान की प्रस्तावना की प्रथम लाइन करती है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न शब्द हम समझते हैं। प्रभुत्व
संपन्न। देखिए, प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ होता है कोई ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक और बाह्य, मतलब अपने अंदर के सभी डिसीजंस, अपने सब अंदर के सभी मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता रखे, और बाहर उसे कौन सी नीति रखनी है या बाहर किन देशों के साथ उसे कैसे संबंध रखने हैं, इसमें भी वो पूरी तरह स्वतंत्र हो, तो ऐसे देश को हम प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ सामान्य शब्दों में कहा जाए तो ऐसा कोई देश जो अपने अंदर क्या करना है और बाहर कौन सी नीति, कौन से निर्णय लेने, इन दोनों मामलों में जब स्वतंत्र हो तो उसे हम कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। क्या भारत प्रभुत्व संपन्न है? हाँ, 26 जनवरी 1949 को जैसे ही भारत का प्रमुख या भारत का प्रथम नागरिक जो है, प्रथम व्यक्ति जो है, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति जब बना, तो भारत उसी समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। इससे पूर्व हमारी क्या स्थिति थी? तो जब 1947 का अधिनियम पारित हुआ था तो उसमें भारत एक डोमिनियन स्टेट था। क्या था? डोमिनियन स्टेट। याद रखिएगा, डोमिनियन स्टेट वो होते हैं, ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के उल्टा, कि ऐसा देश जिसमें आंतरिक निर्णय तो वह स्वयं लेगा, लेकिन उसके बाह्य निर्णय किसी अन्य के हस्तक्षेप से लिए जाएंगे, तो वो डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक स्टेट कहलाएगा। तो क्या पाकिस्तान भी एक डोमिनियन स्टेट था? हाँ, पाकिस्तान जो है वो लगभग 1956 तक एक डोमिनियन स्टेट रहा। ये बात विशेष है, आप लोग याद रखेंगे कि भारत 1949 में संविधान के बनने और 50 में 26 जनवरी को लागू होने पर ही प्रभुत्व संपन्न हो गया, लेकिन पाकिस्तान उसके कुछ सालों बाद 1956 में प्रभुत्व संपन्न हुआ है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ आपको समझ में आया होगा, ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य, अब आंतरिक में कुछ भी हो सकता है कि उसे कौन से कानून बनाने हैं, उसे कौन से कानून खत्म करने हैं, कौन सी व्यवस्था अपनानी है, ये सब निर्णय स्वयं सरकार ले या वो खुद की शासन व्यवस्था ले, और बाहर किस देश के साथ मधुर संबंध रखने हैं, किस देश के साथ संबंध नहीं रखने हैं, या अन्य समझौते करने हैं नहीं करने, इनका निर्णय जब वो स्वयं करने लगे तो उसे कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। और संपूर्ण उसमें और ज्यादा प्रभाव बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है कि हम हर मामले में स्वतंत्र हैं, इस बात को दर्शाता है। ये एक अलंकार शब्द है संपूर्ण, जो उसके भाव को और अच्छे से क्लियर करने के लिए जोड़ा गया है। मूल शब्द प्रभुत्व संपन्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको ये दोनों शब्द समझ आए होंगे। अब हम आते हैं समाजवादी। प्रस्तावना कहती है कि भारत एक समाजवादी देश है। तो हमने कौन सा वाला समाजवाद अपनाया है, यह समाजवाद होता क्या है? देखिए, समाजवाद को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि समाजवाद जो है वो समानता को दर्शाने की बात करता है। किसको दर्शाने की बात करता है? समानता को। समानता को कैसे दर्शाएगा? समाजवाद की जो अवधारणा है वो बेसिकली एशियाई क्षेत्र में पनपी या यहीं से विकसित हुई। वहाँ पर जो प्रभुत्व वर्ग था उसके विरुद्ध जब जनता का आक्रोश, जो कि कमजोर वर्ग था, उसमें वैमनस्य उत्पन्न होने लगा, तो समानता की स्थापना के लिए उन देशों ने जो रास्ता अपनाया वो समाजवादी अपनाया। लेकिन इसके दो अलग अलग शाखाएं बढ़ गई बाद में। पहली मार्क्सवादी समाजवाद और दूसरा गांधीवादी समाजवाद। हमारा जो समाजवाद है वो गांधीवादी समाजवाद के रूप में है। अब ये क्या है समाजवाद या मार्क्सवादी समाजवाद क्या होता है? देखिए, समझिएगा इसे। एक देश है जहां ऊंच और नीच, मतलब बहुत बड़ा एक वर्ग है जो बहुत अमीर है और दूसरा वर्ग जो बहुत गरीब है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। तो जब कार्ल मार्क्स आए तो उन्होंने इस कमजोर वर्ग को सहारा देते हुए या इसको रास्ता बताते हुए कहा कि आप हिंसा के माध्यम से इस प्रभुत्व संपन्न वर्ग से या अमीर वर्ग से सब कुछ छीन लो और आपस में बांट लो ताकि सब में समानता आ जाए। और ऐसा करने की विचारधारा बाद में समाजवाद बनी। लेकिन हमारे यहाँ इसका उल्टा है। हमारे यहाँ गांधीवादी समाजवाद को अपनाया गया है कि नहीं, हम हिंसा का सहारा लेने की बजाय अहिंसा का सहारा लेकर के जो बड़े अमीर वर्ग होंगे उनसे टैक्स कलेक्ट करके इस पैसे को आम जनता या जो गरीब वर्ग है उसके कल्याण के लिए उपयोग करेंगे या
सबके कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। अगर इकोनॉमिक्स के नजरिए से समाजवाद को देखा जाए तो इसकी परिभाषा इस रूप में कही जाएगी कि जब संसाधनों पर, संसाधन माने संसाधनों के उत्पादन, उपभोग और वितरण पर किसी राज्य नामक इकाई का अधिकार हो जाए और वो राज्य नामक इकाई जो है वो सबको समान रूप से उनका वितरण करे, तो ऐसी व्यवस्था समाजवाद कहलाती है। इसका उल्टा होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है? जब संसाधनों, उत्पादन के साधनों, वितरण, इन सब प्रणालियों पर पूंजीवादी वर्ग का कब्जा हो और वो लाभ कमाने के लिए इनका उपयोग करने लगे, तो वो पूंजीवादी व्यवस्था हो जाती है। जबकि इसका उल्टा समाजवाद है। तो समाजवाद के दो स्वरूप होते हैं, गांधीवादी और मार्क्सवादी। तो गांधीवादी जो समाजवाद है इसे सामान्यतः लोकतांत्रिक समाजवाद या जनता का समाजवाद भी कहा जाता है, इसलिए भारत में अपनाया गया है लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को। और आगे बढ़ते हैं, पंथ निरपेक्ष क्या है? याद रखिएगा, ये जो समाजवाद शब्द है ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। मूल संविधान में समाजवाद की अवधारणा नहीं थी। खैर, जो डीपीएसपी हमारे संविधान के तत्व थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो समाजवाद को ही दर्शाते थे, लेकिन स्पेशली इसी की व्यवस्था भारतीय संविधान में मूल रूप से थी नहीं। इसे 1976 में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। पंथ निरपेक्ष शब्द, इस पे आते हैं। भारतीय संविधान को हमारी प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष घोषित करती है। पंथ निरपेक्ष की वास्तविक शब्दों में तो परिभाषा कुछ और होगी, लेकिन हमारे संविधान में जो पंथ निरपेक्ष है इसकी व्याख्या करते हुए 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पंथ निरपेक्ष से आशय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और ना ही वह किसी एक विशेष धर्म को समर्थन करेगा और वह सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। ऐसे करने वाली व्यवस्था को ही पंथ निरपेक्ष कहते हैं। खैर, धर्म से थोड़ा और सूक्ष्म इकाई पंथ होता है। हमारा संविधान तो किसी धर्म को समर्थन करने के बजाय पंथ का भी समर्थन नहीं करता, वो पंथ से भी निरपेक्ष है, पंथ से भी अलग है, पंथ से भी अलग हट करके सोचने वाला संविधान है। वो सभी पंथों को, सभी धर्मों को एक तराजू में तोलता है, सभी को एक समान व्यवस्था बना करके सभी को विकास के समान अवसर देता है। आगे शब्द पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान को लोकतंत्रात्मक घोषित करती है। लोकतंत्रात्मक क्या होता है? अब्राहम लिंकन का एक कोटेशन आप सब लोगों ने रटा हुआ होगा, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। खैर, इसको समझें कैसे कि जब किसी देश में शासन अर्थात जो सरकार है, शासन अर्थात सरकार, तो सरकार का चुनने का अधिकार या सरकार में कौन होगा कौन नहीं होगा, सरकार में चुनने का अधिकार जब जनता के पास होता है और वो सरकार जो है वो जनता के लिए काम करना शुरू करती है, जनता के लिए काम करती है, तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, जब जनता सरकार का चयन करे और जनता के लिए सरकार का संचालन किया जाता हो तो ऐसी व्यवस्था लोकतंत्रात्मक कहलाती है। हमारे देश में कौन सा लोकतंत्रात्मक है व्यवस्था? हमारे देश में संसदीय लोकतंत्रात्मक है, अर्थात हम देश के लोग कुछ छोटे छोटे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि फिर आपस में मिल करके हमारे देश को चलाने का काम करते हैं। ये प्रतिनिधि जो होते हैं वो हमारे लिए फिर कानून बनाने, कानूनों को लागू करने, इन सब का काम देखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया। तो वैसे लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं? लोकतंत्र के दो प्रकार इस दुनिया में प्रचलन में है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, जब जनता विधि बनाने, कानून बनाने, कानूनों को लागू करने में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन जाती है तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में सामान्यतः जो बड़े विशेष कानून होते हैं उनको जनमत के माध्यम से बनाया जाता है। यहाँ कानून बनाने में जनता जो है वो इनिशिएटिव ले सकती है, जनता प्रस्ताव ला सकती है, जनमत संग्रह किया जाता है और अंततः फिर कानून बनाया जाता है। खैर, वहां पे भी सरकार
होती है, लेकिन जो मूल सरकार में राइट टू रिकॉल अर्थात जनता प्रतिनिधि को हटा भी सकती है फिर जोड़ सकती है, ये अधिकार भी जनता के पास होता है। जनता हर कानून या बड़े जो परिवर्तन वाले कानून होते हैं उनमें जनमत प्रदान करती है अर्थात वोट प्रदान करती है, तब जाकर वो कानून बनता है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं होती है उनको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। सामान्यतः अभी इस दुनिया में कुछ ही देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो फिर ज्यादातर कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुन ले और वो प्रतिनिधि फिर जनता के लिए शासन करना शुरू करे, तो ऐसा प्रतिनिधित्व या ऐसा लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, जहां जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वो प्रतिनिधि जनता के लिए शासन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण शब्द है संविधान प्रस्तावना में, वो है गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य और गणतंत्र में मूलतः कोई विशेष अंतर नहीं है, अंतर है ही नहीं, दोनों एक ही है। जब गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं क्या होती हैं? देखिए, जब किसी देश में उसका जो शासन का प्रमुख होता है वो वंशानुगत नहीं होता, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है किसी विशेष अवधि के लिए, तो ऐसी व्यवस्था को गणतंत्र कहते हैं, समझते हैं। इस शासन का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है अगर वो जनता द्वारा चुना जा रहा है किसी भी तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो व्यवस्था गणतंत्र या गणराज्य कहलाएगी। अब अमेरिका क्या गणतंत्र है? अमेरिका में राज्य का सर्व प्रमुख होता है राष्ट्रपति और उसे जनता सीधे चुनती है, तो वहां गणतंत्र ही है। लेकिन क्या ब्रिटेन में गणतंत्र है? नहीं, ब्रिटेन में गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र है, क्योंकि वहां का जो प्रमुख पहला आदमी होता है वो ब्रिटेन का राजा होता है और ब्रिटेन का राजा ही वहां का प्रथम नागरिक होता है, और जो राजा है वो वंशानुगत है, इसलिए पहला व्यक्ति जो है वो गणतंत्र चुनकर नहीं पहुंचाया गया है, इसलिए वहां गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र है। खैर, लोकतंत्र वहां पर भी है, क्योंकि असली में वहां का जो शासन है वहां प्रधानमंत्री या संसद द्वारा किया जाएगा, और लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, अर्थात प्रमुख जो है वो ब्रिटेन में राजा रानी है, जबकि लोकतंत्र है क्योंकि जनता चुनती है सरकार को। क्लियर रहा होगा आपको गणतंत्र लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट। और आगे बढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता भी अपनाई गई है। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं, तो कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान देता है। याद रखिएगा, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। अभी जब हम आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे तो हम मौलिक अधिकारों वाले भाग में भी स्वतंत्रताएं पढ़ेंगे, तो यहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताओं का वर्णन है, तो याद रखिएगा 5 स्वतंत्रताओं का वर्णन है: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। 5 स्वतंत्रताएं संविधान की प्रस्तावना देती है, बताती है। बंधुत्व, बंधुत्व क्या होता है? बंधुत्व होता है नागरिकों के मध्य एकता का भाव, भाईचारे का भाव, सब में जुड़ाव की भावना। तो हमारी प्रस्तावना जो है वो बंधुत्व की स्थापना का उद्देश्य रखती है कि सब आपस में एक साथ रहें। व्यक्ति की गरिमा, देखिए हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखता है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने आर्टिकल 21 की अलग अलग व्याख्याएं की हैं। जब हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसके अंदर सांस लेने के अधिकार को, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन प्राप्त करने के अधिकार को, या बोलने के अधिकार, इन सब बहुत सारी चीज़ों को व्यक्ति की गरिमा के अधिकार में शामिल किया है। वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी याद रखिएगा आप कि व्यक्ति की गरिमा का अधिकार भी प्रस्तावना प्रस्तावित करती है, देती है, उसे प्रदान करने की का उद्देश्य रखती है। आगे चलते हैं। देखिए, हमने अभी समाजवाद शब्द को समझा। समाजवाद व्यवस्था का एक स्टेप जो है वो कंफ्यूज करने वाला होता है, साम्यवाद। याद रखिएगा, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर है। समाजवाद एक प्रथम स्टेप है, तो उसका अंतिम चरण साम्यवाद है। और कार्ल मार्क्स जो असली में कल्पना करते थे वो इस साम्यवादी व्यवस्था की करते थे। उनका कहना था कि अभी हमारे देश में तत्कालीन, जब वो उस समय जब जिस अवस्था में थे, तो उस समय पूंजीवादी व्यवस्था चलती थी।
पूंजीवादी व्यवस्था में उन्होंने एक कोटेशन दिया कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ और क्योंकि तुम्हारे जंजीरों को तोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मतलब हिंसा का सहारा लेकर तुम सब कुछ चीजों पर खुद का अधिकार कर लो। अब साम्यवाद में यह होता है कि जो वितरण होता है वो व्यक्ति की आवश्यकता के हिसाब से होता है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब साम्यवादी व्यवस्था होगी तो एक इंजीनियर को और एक झाड़ू लगाने वाले को, दोनों को समान सैलरी दी जाएगी और उनको उतनी सैलरी दी जाएगी जिससे वो अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सके। जबकि समाजवाद उससे थोड़ी पीछे की स्टेप है। ये क्या कहती है कि हम उस व्यक्ति को उतना पैसा देंगे जितना वो मेहनत करेगा। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। साम्यवाद थोड़ा अगला चरण है, समाजवाद उसका वास्तविक चरण है। तो भारत में कौन सा समाजवाद है, भारत में कौन सी व्यवस्था है? देखिए 1991 तक तो जब तक हमारे यहाँ एलपीजी मॉडल को नहीं अपनाया गया था, तो हम एलपीजी मॉडल को अपनाने के पहले तो पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था पर चलते थे। लेकिन 1991 में हमने जो है वो मिश्रित कॉन्सेप्ट को अपना लिया और मिश्रित के अंदर हमने थोड़ा सा पूंजीवाद मिलाया और ज्यादातर समाजवाद मिलाया, तो हमने इस व्यवस्था को अपनाया है। अब ये प्रश्न कभी गलत ना हो कि भारतीय शासन की कौन सी उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था है, तो ना तो पूंजीवाद है, ना समाजवाद है, ना साम्यवाद है। भारत में पहले समाजवाद था, लेकिन 1991 से हमने कुछ मात्रा में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पूंजीवाद के लक्षण को अपनाया और फिर हमारी व्यवस्था बनी मिश्रित अर्थव्यवस्था और हम फिर बन गए पूंजीवाद और समाजवाद के मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश। याद रखिएगा ये बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं। बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, इसको थोड़ा समझिएगा। इससे रिलेटेड जो संविधान सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े गए उनसे इसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। देखिए, सबसे पहला केस जिसमें संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख किया गया कि ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है कि नहीं, वो बेरूबारी संघ मामला था। बेरूबारी केस वैसे 1952 में रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन इसको लड़ते लड़ते 8 साल हो गए। 1960 में इसका निर्णय आया, इसलिए यहाँ 60 लिखा हुआ है। और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक वर्डिक्ट दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, अर्थात 1950 से 60 के तक हमारे संविधान का अंग नहीं माना गया इसे, मतलब प्रस्तावना अंग नहीं था। उसके बाद डिसीजन तो नहीं दिया, लेकिन उसके बारे में एक गाइडलाइन दी। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है और ये अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आप लोग ये याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रस्तावना को अपरिवर्तनीय बताया था। वो था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला वाला मामला देखते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में इस मामले का अंतिम निर्णय आया और प्रस्तावना संविधान का अंग है ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। पहले मामले में बेरूबारी में कोर्ट कहता है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ा परिवर्तन करता है कि ये संविधान का मूल आत्मा है भाई और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। खैर यहाँ पे भी उसने अंग नहीं कहा है संविधान की प्रस्तावना को। और आगे बढ़ते हैं, केशवानंद भारती में आगे बढ़कर उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और तब जाकर के 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। और इस 76 वाला जो संविधान था, संशोधन था, वो 1 जनवरी को लागू हुआ, 1 जनवरी 1977 को। अब ये प्रश्न अगर एग्जाम में आज आ जाए तो शायद अधिकांश लोग गलत करेंगे कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और तीसरा एकता के साथ अखंडता, जो 3 शब्द थे वो क्या कब जोड़े गए थे। तो आंसर बहुत हो सकता है 42वां संविधान संशोधन उसका आंसर हो सकता है, 1976 उसका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर वो जोड़ देकर यह प्रश्न पूछता है कि किस तारीख से लागू हुआ, किस तारीख से जोड़ा हुआ माना गया, तो वो आंसर फिर 1 जनवरी हो जाएगा, 1 जनवरी 1977। और इसी में पीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, प्रश्न बनाने वाले होते हैं, वो थोड़ा खेल कर जाते हैं, हम लोग इन्हीं को गलत कर जाते हैं। अब आते हैं ये बेरूबारी मामला क्या था। अभी हमने पढ़ा कि बेरूबारी कुछ है, बेरूबारी विवाद है।
तो बेरुबारी विवाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। केशवानंद भारती के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा विषय है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन बेरुबारी को थोड़ा हम ब्रीफ कर लेते हैं कि बेरुबारी मामला क्या था। कुछ लोग तो समझते हैं कि बेरुबारी मामला या बेरुबारी किसी व्यक्ति का नाम है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि क्या है ये मामला, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, इससे शायद आपके थोड़े दिमाग के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, ये जो क्षेत्र था, यहां पर बेरुबारी नाम का एक स्थान हुआ करता था, और बेरुबारी जो है भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर था। ये एक एरिया है, एक क्षेत्र है, एक राज्य का हिस्सा है। याद कीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल और भारत के बीच में है। तो जब 1947 में रेडक्लिफ साहब आए, तो रेडक्लिफ साहब को असली में भारत की किसी भी भौगोलिक संरचना का ज्ञान तो था नहीं। उन्होंने भारत को दो टुकड़ों में बांटना था, भारत और पाकिस्तान। अब यहाँ भी पाकिस्तान था उस समय, और यहाँ भी पाकिस्तान था, जो अब वर्तमान में बांग्लादेश बन चुका है। यहाँ 1971 तक बांग्लादेश ही पाकिस्तान कहलाता था। तो ये पूर्वी पाकिस्तान, वो पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये बेरुबारी ऐसा एरिया था, ऐसी जगह थी जो उस समय रेडक्लिफ के अनुसार भारत में डाल दी गई, लेकिन ये मुस्लिम बहुल्य राज्य था। तो 1947 से ही इस पर विवाद चलने लगा, और 1952 में उस क्षेत्र के लोगों ने मांग की कि इसके लिए कोर्ट में निर्णय लिया जाए। अब इसके बारे में एक विशेष बात मैं आपको और बताता हूं, नेहरू नून समझौता। ये एक पॉइंट बहुत विशेष है, याद रखिएगा। नेहरू नून समझौता जो है वो 1958 में होता है, और नेहरू जी जो है वो 1958 में पाकिस्तान के साथ ये समझौता करके हमारा बेरुबारी जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान को दे देते हैं। अब उस समय जो परिस्थितियां रही होगी उसके कारण ऐसा फैसला लिया गया होगा, लेकिन याद रखिएगा, बेरुबारी पहला ऐसा भारत का क्षेत्र है जो भारत ने अपनी मर्जी से एक समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान को दे दिया है। कोर्ट में यह मामला जाता है कि भाई क्या भारत की सरकार भारत के किसी भौगोलिक क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है। तो पहली बार ऐसा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श भी दिया था, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला, और 1958 के इस समझौते को उस स्थान के जो आसपास के नागरिक थे पश्चिम बंगाल के, उन्होंने चैलेंज किया कि नहीं, भारत की सरकार अपने किसी क्षेत्र को इस प्रकार नहीं दे सकती है। तब बात उठने लगी कि क्या भारत एक अखंड राज्य है, भारत एक अखंड क्षेत्र है, और उसी में कहीं ना कहीं बीच में प्रस्तावना का जिक्र आया कि प्रस्तावना कहती है कि हमारे यहाँ एकता बनाए रखनी है, हम नहीं तोड़ सकते इस देश को। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अंततः ये जो नेहरू नून समझौता था इसे लागू नहीं किया जा सका, लेकिन 1960 में, याद रखिएगा अभी तक ये बात आपसे छुपी हुई थी, 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 9वां संविधान संशोधन। हमारे संविधान में जो 9वां संविधान संशोधन है वो 1960 में है, और वो क्या कहता है? वो कहता है कि भारत का बेरुबारी क्षेत्र पाकिस्तान का क्षेत्र होगा, और संविधान की पहली अनुसूची में जो लिस्ट थी, अनुसूची में जो लिस्ट बनाई गई थी कि ये क्षेत्र भारत का है, उसमें परिवर्तन करके बेरुबारी पाकिस्तान को दे दिया गया। तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने आपको बताई कि बेरुबारी जो है वो एक क्षेत्र का नाम है, और नेहरू नून समझौता जो कि 1958 में हुआ था, उसके माध्यम से नेहरू जी ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय पर पूरी तरह मान्यता नहीं दी, इस कारण से एक संशोधन किया गया, 9वां संविधान संशोधन 1960 में, जिससे असली में वो ट्रांसफर हुआ क्षेत्र। खैर बाद में भी इसके जैसे कुछ कदम उठाए गए, हमने 3 बीघा कॉरिडोर पर भी ऐसा निर्णय लिया। बाद में उनको पढ़ेंगे कि और कौन कौन से क्षेत्र भारत ने दिए हैं, लेकिन वहां हमने केवल देने वाला काम नहीं किया, कुछ लिया है तो कुछ दिया है। यहाँ बेरुबारी क्षेत्र को सीधे भारत द्वारा उसे दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड कोई केस भी हुआ। संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। अब यहाँ
सुप्रीम कोर्ट विशेष रूप से स्वीकार कर रहा है। कौन सा केस है ये? एसआर बोम्बई वर्सेस भारत संघ 1994 का केस था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, और सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पंथनिरपेक्षता और इन सब चीजों को आधारभूत लक्षण मान लिया गया इस केस में। आप लोगों को याद रखना है, एसआर बोम्बई केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इसका अभिन्न अंग माना है। देखिए फिर से एक बार इसे रिवाइज करें। सबसे पहला केस बना बेरूबारी केस, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया। गोलकनाथ केस में उसे संविधान का मूल आत्मा कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और आगे बढ़ते हैं 1973 में केरल वाला जो केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उसे संविधान का अंग मान लिया। और अभिन्न अंग किस केस में माना? एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ केस में। इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात और विशेष याद रखिएगा, हमारे संविधान की उद्देशिका हमारे राष्ट्र के लक्ष्य के रूप में मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस कोर्ट केस में प्रस्तावना को मानव की गरिमा का साधन माना है? 2010 में एक केस था नंदनी सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस में अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानव गरिमा का साधन माना है। ये पांचों बातें आप लोग याद रखेंगे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से प्रश्न हम देख लेते हैं। भारतीय गणतंत्र को सही वैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की वास्तविक स्थिति क्या थी? देखिए अभी हमने पढ़ा कि भारत 1950 26 जनवरी के दिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। यह हमें याद रखना है, यह इसका आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कुछ बातें जो मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं प्रस्तावना के बारे में। देखिए प्रस्तावना को अगर सूक्ष्म अध्ययन करें तो उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना कुछ स्रोत का वर्णन करती है। फिर दूसरा, संविधान की प्रस्तावना जो है वो कुछ उद्देश्य बताती है। और तीसरा, संविधान की प्रस्तावना हमारे शासन का जो है वो स्वरूप बताती है। हमारे प्रस्तावना इन 3 काम के अलावा कुछ और ज्यादा नहीं करती। प्रस्तावना स्रोत के रूप में कहती है कि हम भारत के लोग, अर्थात भारत में शक्ति का स्रोत कौन है? भारत के लोग, ये काम कर देती है संविधान की प्रस्तावना। उद्देश्य कैसे? हमारे संविधान की प्रस्तावना 2, 3 और 5, ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार की समता, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है। 3 प्रकार का न्याय, ये हमारा संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य स्थापित करती है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के लोगों को देती है। क्या मैंने अभी बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का कुछ उद्देश्य निर्धारित करती है। 2 प्रकार की समता, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अभी मैं बता चुका हूं 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं। 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 2 प्रकार की समता और इस 14 आर्टिकल जब पढ़ेंगे इस पॉइंट पर थोड़ा और ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन अभी हमें यह याद रख लेना है कि 2 प्रकार की समता स्थापित करती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब शासन का स्वरूप, तो संविधान की प्रस्तावना के जो स्टार्टिंग के 5 शब्द हैं, हम भारत के लोग के बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य लोकतंत्रात्मक, ये उसका स्वरूप निर्धारित करने का काम कर रहे हैं कि हमारा गणतंत्रात्मक देश होगा, हमारा लोकतंत्रात्मक देश होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा, ये इसके स्वरूप का निर्धारण करने लगी। तो प्रस्तावना इन कामों को करती है। और 2-3 प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आप लोग इस प्रश्न का आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। याद रखिएगा ये आंसर आप। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये मैंने एक विशेष प्रश्न डाल दिया जो प्रस्तावना के जैसे ही कॉन्सेप्ट पर है। हमारे देश में व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, इस सिद्धांत को अपनाया गया है और यह एक सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। प्रश्न याद रखिएगा, मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है इसीलिए डाला है।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संपूर्ण प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? अभी मैंने आपको पढ़ाया के.एम. मुंशी ने इसको जन्म कुंडली कहा था। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय? तो अभी हमने पढ़ा 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समता, 5 प्रकार के स्वतंत्रता को बताया गया है। आज हमने ओवरऑल पढ़ा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कैसी है, उसमें उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए गए हैं और वो भारतीय संविधान का अंग है या नहीं, और संविधान के अंग होने के नाते उससे रिलेटेड कौन कौन से कोर्ट केस हुए, इन सब बातों का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना करती है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि हमें एक भी फैक्ट नहीं छोड़ना है। जहां एक फैक्ट छूटा किसी टॉपिक से, वहां हमारा 1 नंबर से परीक्षा में फेल होने का चांस बढ़ रहा है, उसे नहीं छोड़ना है। आप लोग इन वीडियो को ध्यान से आराम से देख करके नोट डाउन कीजिएगा। हमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं, इन्हें याद कर लेना है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो इसे 2K की स्पीड पर देख लीजिए, लेकिन सारा देखना जरूरी है। इसे नोट करना और याद करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। आप लोग इन्हें याद कीजिएगा। अगले वीडियो में हम संविधान के भागों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।